ऐसे नाम हैं जो नौकरशाहों से नेता बने हैं, लेकिन पंजाब कैडर की आईएएस परमपाल कौर की चुनाव लड़ने पर विवाद हो गया है। बीआरएस लेकर बीजेपी की टिकट पर भटिंडा से चुनावी किस्मत आजमा रही है परमपाल कौर सिद्धू। बीआरएस पंजाब सरकार ने रिजेक्ट कर दिया है और उनसे फौरन ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए कहा है, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। हालांकि आज पंजाब सरकार ने आईएएस परमपाल कौर को ड्यूटी से रिलीव भी कर दिया है, लेकिन उन्हें वीआरएस नहीं दिया गया है, बल्कि उनकी एप्लीकेशन को इस्तीफे के तौर पर मंजूर किया गया है। इन सब के बीच सवाल है कि क्या नौकरशाहों को तुरंत इस्तीफा देकर राजनीति में आना चाहिए। इसी मुद्दे को लेकर इंडिया न्यूज की टीम ने हमने एक सर्वे किया है। इस दौरान हमने कुछ सवाल भी पूछे हैं और पहला सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर। भटिंडा सीट से बीजेपी उम्मीदवार आईएएस परमपाल कौर के चुनाव लड़ने पर विवाद हो गया। आपकी राय। 46% लोगों ने कहा कि चुनाव लड़ना चाहिए, 30% लोगों ने कहा ड्यूटी ज्वाइन करना चाहिए और 8% लोग कह रहे थे कि नोटिस पीरियड से छूट मिलनी चाहिए। 16% लोग इस मुद्दे पर कुछ भी बात नहीं करना चाहते थे। चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मोहम्मद अमीन है, पूर्व चुनाव अधिकारी हैं। हिमांशु भट्ट वरिष्ठ पत्रकार और हिमांशु त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं मोहम्मद अमीन साहब से। अमीन साहब, आप क्या मानते हैं? हमने देखा है कि तमाम सारे जो आईएएस अधिकारी हैं वो अपनी नौकरी तो करते हैं, तमाम राज्य सरकारों में या केंद्र सरकारों में महत्वपूर्ण पदों पर भी रहते हैं, उसके बाद वो छोड़ते हैं तो कोई ना कोई राजनीतिक पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं और राजनीति में चले जाते हैं। ये कितना उचित है लोकतंत्र के लिए? क्योंकि ऐसा लोगों का मानना है कि यही वो अधिकारी हैं जो अपने जीवन के बचे हुए कार्यकाल में कहीं ना कहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी से या पॉलिटिकल लीडर से एफिलिएशन हो जाता है, इनका एफिलिएट हो जाते हैं और उसी के हिसाब से फिर इनकी कार्य और कार्य प्रणाली भी होती है। नहीं, देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ। देखिए, क्या है कि जब ये स्टूडेंट लाइफ से ही आ जाते हैं पॉलिटिक्स में, जब स्टूडेंट लाइफ में ही होता है तो इनका माइंड सेट हो जाता है कि कौन किस तरफ जाएगा। ये बात है देखने की किस तरफ जाएगा आदमी। और वो उस वक्त जो युवा होता है, वो युवा जो है अपनी, चाहे वो लेफ्ट पार्टी हो, चाहे वो राइट पार्टी हो या कोई कांग्रेस पार्टी हो, इनके सबके यूथ विंग है और उनके स्टूडेंट विंग है सभी पार्टी का, ऐसा नहीं कोई एक पार्टी का है। इन पार्टियों में जो नौजवान बच्चे हैं उनको शौक होता है, वो उसमें आते हैं। उसके बाद कुछ देखने के बाद आपको मिलेगा कि ये धीरे धीरे सर्विसेज में आते हैं। सर्विसेज में आने में क्या है, सेफ एंड सिक्योर है, 60 साल इनका सिक्योर माना जाता है और अगर एक्सटेंशन हो गया तो अच्छी बात है। और उसके बाद आप देखेंगे कि ये सेफ्टी के साथ अपना काम कर रहे होते हैं और इनका जो माइंडसेट है उस विचारधारा के साथ ही जुड़े रहते हैं। उसको कोई कह नहीं सकता, क्योंकि उनके दिमाग की बात है, उनका उसी तरह ध्यान रहता है, उसी तरह काम करने की स्टाइल होती है। और वो कुछ तो जिद्दी ऑफिसर्स होते हैं जो किसी पॉलिटिकल आदमी की सुनते ही नहीं है। कुछ लोग जो है उनके साथ मिलके चलते हैं, उसमें उनको अच्छी अच्छी पोस्टिंग मिलती है और पोस्टिंग के साथ में वो गवर्नमेंट के फेवर में काम करते हैं। तो कुछ समझदार भी लोग हैं, तो इस तरीके से देखने को मिला है। और आप क्या कहते हैं, तो आईएएस ही नहीं है, आईएफएस भी है और आईआरएस ऑफिसर्स भी हैं, बिल्कुल अलग अलग तमाम तरह के वेरिएशन उसमें आईएएस हैं, आईएफएस हैं, आईआरएस हैं या स्टेट कैडर के लोग हैं। हिमांशु भट्ट हमारे साथ मौजूद है, उनके पास चलेंगे, उनसे भी जान लेते हैं। हिमांशु साहब, ब्यूरोक्रेट्स को कहा जाता है कि वो देश का ब्रेन है और देश का ब्रेन होने के कारण वो नीति निर्धारक भी होते हैं। कहा जाता है कि भले ही प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तो नेता बन जाते हैं, केंद्रीय मंत्री और राज्यों में मंत्री तो बन जाते हैं, लेकिन सरकार चलाने का, नीति निर्धारण का असल काम यही करते हैं। आप कैसे मानते हैं इस पूरे मामले को? देखिए मनु जी, मैं आपको एक बड़ा सवाल सीधा पूछूंगा। क्या वो नौकरशाह है, जब ब्यूरोक्रेट, उसके पास मताधिकार नहीं है? मत देने का अधिकार तो उसको भी है, क्योंकि वो भी नागरिक है। बिल्कुल। अगर उनको मत देने का अधिकार है तो फिर चुनाव लड़ने का क्यों नहीं? आप उसके ऊपर पाबंदी कैसे लगाओगे? और ऑन द कॉन्ट्ररी, आपके सवाल के विपरीत मैं तो ये मानता हूं कि ये आखिर में तो देश के दिमाग है। आईएएस हो, आईएफएस हो, आईआरएस हो, कोई भी हो। अभी देखिए, आप पंजाब की बात आप कर रहे थे, पंजाब में आपने तो एक ही का जिक्र किया, आपने दूसरे आईएफएस का, फॉरेन सर्विस वाले जो हमारे एम्बेसडर रह चुके हैं जी,
अमेरिका में, यूएसए में तरनजीत सिंह संधू, उनका क्यों नहीं रेफरेंस दिया? वैसे ही अगर आप देखें तो अन्नामलाई जी है तमिलनाडु में। अन्नामलाई, ये मजे की बात तो ये है, अन्नामलाई के अपोनेंट जो है कोयम्बतूर में डीएमके के, एआईएडीएमके के, वो भी आईएएस है। तो ये तो भाई कोई बात नहीं हुई कि आईएएस है या आईपीएस उधर है। उड़ीसा में पांड्यन है। हाँ, पांड्यन है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भैया आप किसी को बाधित नहीं कर सकते। देश के नागरिक अगर है तो नागरिक को नागरिकता का अधिकार है, मताधिकार है, वैसे ही चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिए। ये बड़ी स्पष्ट बात है। बड़ी स्पष्ट बात है कि वैसे ही चुनाव लड़ने का अधिकार है। सर्वे का दूसरा सवाल ले लेते हैं। सर्वे का दूसरा सवाल है कि क्या आईएएस, आईपीएस, आईआरएस अधिकारियों को रिटायरमेंट या वीआरएस के फौरन बाद राजनीति में आना चाहिए? 57% लोगों ने कहा कि हाँ आना चाहिए, 42% लोगों ने कहा नहीं आना चाहिए और 1% लोगों ने इनमें से किसी भी विकल्प को नहीं चुना। तमाम सारे वो नाम जिनका जिक्र कर रहे थे पहले भी, जो राजनीति में अपने सरकारी नौकरी छोड़कर राजनीति में आए हैं, मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, उनके फ़ोटो और नाम भी नीचे चल रहे हैं। मैं चलूँगा हिमांशु त्रिपाठी जी के पास, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हिमांशु साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो सवाल है उस पर लोगों की राय भी निकल कर आई है। हम चर्चा इसी बात को लेकर कर रहे थे कि ऐसे जितने भी देश का ब्रेन है, आईएएस है, आईआरएस है, आईपीएस है, आईएफएस है, ये लोग तुरंत जो अगर राजनीति में, क्या इनको आना चाहिए? और अगर तुरंत राजनीति में आते तो किसी पॉलिटिकल लीडर या पॉलिटिकल पार्टी से इनका ये नज़दीक हो जाते हैं, उसी की विचारधारा में भी अपने पिछले कार्यकाल के हिसाब से काम करते हैं? ऐसे तो सीधा सीधा नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो नजर आ जाता है, जैसे तमाम जो आईएएस है राज्यसभा जो भेजे गए हैं रिटायरमेंट के बाद, तो उनको वही दल भेजते हैं जो जिनके समय वो कभी प्रमुख सचिव रहा करते थे, मुख्य सचिव रहे। तो वही दल, जिस दल से नजदीकियां होती हैं, वही लोग जो उनको टिकट भी आगे चल करके देते हैं। तो एक तरह से सीधे सीधे तो आप नहीं रोक सकते, क्योंकि मौलिक अधिकार है उनका चुनाव लड़ना भी, मतदान करना, और जिस तरह की अभिव्यक्ति की आजादी है, तो उसी तरह से मौलिक अधिकार है उनका, रोक नहीं आ सकते। लेकिन जाहिर हो जाता है कि जो है ये तमाम यूपी में आईपीएस अफसर रहे हैं, जो कि सपा से एमएलसी भी रहे और उसके बाद भेजे गए। इसके अलावा तमाम उदाहरण आपको हर राज्य में मिल जाएंगे। अभी ताजा उदाहरण आलोक रंजन जी का है। तो ये तो होता है, और निश्चित रूप से जिसकी सरकार रहती है उसके निकट हो जाते हैं, उसके दिशा निर्देश में काम करते करते बहुत करीबी हो जाते हैं उनके, फिर सलाहकार बनते हैं, अंत में वो राजनीति में चले जाते हैं। तो पब्लिक तो सवाल उठाई देती है कि वो अधिकारी उनके समय में डीआईजी थे, आईजी थे, या मुख्य सचिव थे, डीजीपी थे, तो उनको अच्छे पद मिल जाते हैं, बिना चुनाव लड़े भी राज्यसभा चले जाते हैं। पब्लिक तो सवाल उठाएगी, और साफ साफ जाहिर भी होता है इससे कि निश्चित रूप से वो अधिकारी निकटता जरूर रही होगी, इसलिए वो मतलब तमाम तरह के लाभ जो है संबंधित राजनीतिक दल को पहुंचाएगा, ये विपक्ष आरोप भी लगाएगा। जी, अमीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अमीन साहब, हाल ही में कुछ महीने पहले सरकार की तरफ से एक एडवाइजरी जारी हुई थी, जिसमें कहा गया था कि जो रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं वो अपने कार्यकाल में जो भी उन्होंने काम किए हैं, जो भी चीज़ें देखी हैं, उस पर किताब नहीं लिखेंगे। तो आप राजनीति में आ सकते हैं तो किताब क्यों नहीं लिख सकते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हमारे इलेक्शन कमीशन के डॉक्टर एसआई कुरैशी की कई किताबें आई हैं, अभी भी आई है। ऐसा नहीं है, वो अपने एक्सपीरियंस से किताबें इसलिए लिखते हैं कि उससे लोगों को फायदा होता है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, या जो भी बिजनेसमैन, जो भी इस किताब को पढ़ेगा उसके बारे में पता चलेगा। मान लीजिए इलेक्शन कमीशन के बारे में कोई लिखी गई गाइडलाइन के साथ में, नियमों को रिपोर्ट करते हुए, अपने एक्सपीरियंस से रिपोर्ट करते हुए, तो वो हमारे जो इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स हैं, आने वाले या जो काम कर रहे हैं, उनको काफी इससे बल मिलता है। इसी तरीके से आप देखेंगे जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, वो अपनी दूसरी एक्सपीरियंसेस की किताब लिखते हैं। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। और जो भी उनकी इसमें लाइफ का एक्सपीरियंस रहा है, अनुभव रहा है, उसको साझा करने में और पब्लिश करने में कोई दिक्कत नहीं है। चाहे वो फॉरेन सर्विस के हों, चाहे रेवेन्यू सर्विस के हों, चाहे रेलवे सर्विस को, उससे बहुत बड़ा बल मिलता है देश के आने वाले जो पीढ़ियां हैं। लेकिन कई ऐसी किताबें हैं जो कि सरकारें हिल गई, राजनेता हिल गए, उनके मंत्रालय हिल गए, और उसके बाद बड़े बड़े कांड निकल कर आ गए। उसके बाद ये तमाम तरह की चीजें आई कि भैया ऐसी बातें मत लिखो, क्योंकि क्यों कपड़े उतारने की कोशिश कर रहे हो। तो शायद वो एक प्रयास किया होगा, क्योंकि कल जो थे वो आज नहीं है, आज जो है वो कल नहीं रहेंगे।
तो धीरे धीरे तमाम सारे छिलके उतरेंगे। एक और सर्वे का सवाल है कि आपके लिहाज से आईएएस आईपीएस को रिटायरमेंट के कितने दिनों बाद चुनाव लड़ने की छूट मिलनी चाहिए? 40% लोगों ने कहा कि कभी भी चुनाव लड़ने कोई दिक्कत नहीं। 13% लोगों ने कहा कम से कम 6 महीने इंतजार करना चाहिए। 17% लोगों ने कहा कम से कम ये कार्यकाल 2 साल का होना चाहिए और 29% लोगों ने कहा कि कभी नहीं लड़ना चाहिए चुनाव और 1% लोगों ने इसमें से किसी भी विकल्प को नहीं चुना है। हिमांशु भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हिमांशु जी, इस पर राय। देखिए, मैं तो बड़ा सीधा बताऊंगा। आप लालू प्रसाद यादव जेल में जाते हैं तो रबड़ी देवी को, अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना के जाते हैं। उसमें एक भी दिन लगा था? 24 घंटे भी नहीं लगे थे उनको। तो इसमें रोक कैसी? अगर आप निवृत्त हो गए हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं, तो फिर दूसरे ही दिन अगर आप चुनाव लड़े, राजनीति में जाए, उससे किसी को क्या फर्ज हो, क्या हर्ज हो, क्या हर्ज हो सकता है? भारत का नागरिक है भाई, और भारत के नागरिक के मौलिक अधिकार हैं। उनको अगर चुनाव लड़ना है 58 साल की या 60 साल की उम्र में रिटायर होने के बाद, पत्रकार लड़ सकते हैं, दूसरे लोग लड़ सकते हैं, तो फिर ब्यूरोक्रेट्स क्यों नहीं? उनको क्यों आप अलग करोगे? नहीं हिमांशु जी, असल में आपने यूपीए के समय में बहुत सारी सीएजी की रिपोर्ट ऐसी देखी होगी। बाद में जब वो पूरा मामला कोर्ट में गया तो पता चला कि साहब इसमें तो कोई घोटाला ही नजर नहीं आता। कहीं ना कहीं ये आरोप लगे कि साहब फला व्यक्ति फला राजनीतिक पार्टी के साथ नजदीकियां हुई, इसलिए उसका फायदा लेने की कोशिश गई, वो घेरने की कोशिश की गई, आगे जाके वो पॉलिटिकल कोई बड़ा पद या तमाम ऐसी चीजें, इस तरह के खतरे होते हैं। क्योंकि जब आप बड़े बड़े पदों पर बैठे होते हैं, सरकारी पदों पर बैठे होते हैं, तो इस तरह की चीजें होती हैं। हमारे देश में आपने देखा, देश में गाजियाबाद से जो सांसद थे वो भी केंद्र में मंत्री रहे, तो एक अंदेशा बना रहता है कि आप जब बड़े पदों पर हैं तो कहीं आपका झुकाव किसी एक खास राजनीतिक पार्टी, खास राजनेता की तरफ तो नहीं है, और उसको ध्यान में रखते हुए आप गलत डिसीजन ना ले लें। हिमांशु जी, मेरा तो सीधा सवाल है, उसका काउंटर क्वेश्चन मेरा है। आज आप देखिए पिछले 10 साल में कितने ब्यूरोक्रेट्स, कितने अधिकारी कौन सी पार्टी में गए, क्यों गए? ऐसा क्यों नहीं होता कि 50-50 विपक्ष में और 50 पक्ष में आ जाते? नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। उसकी वजह है कि हर एक इंसान अलग होता है। वो ब्यूरोक्रेट बाद में है, पहले एक नागरिक है, और जैसे उसका सोचने का मौलिक अधिकार है, वो जो सोच रखता है उसी तरफ वो जाता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि जब वो अपनी ड्यूटी करता होता है तो उसी का पक्ष लेता है। आप टीएन शेषन जी को देख लीजिए, सीधा उदाहरण मेरे दिमाग में तो पहले वो ही आता है जी। टीएन शेषन जी ने क्या किया, कैसा फर्क पड़ा उनके रहने से? वैसे ही मैं तो काफी नाम दे सकता हूं, मगर ब्यूरोक्रेट्स के नाम मैं यहां देना नहीं चाहता, कि जो लोग अपने कार्यकाल के दरमियान सख्त में सख्त कहे जाने वाले ब्यूरोक्रेट्स थे, मगर रिटायर्ड होने के बाद वो जो राजकीय पक्ष में आए वो पार्टी की लाइन टो कर रहे हैं। अभी जनरल वीपी सिंह को ही देख लीजिए आप, वीके सिंह को ही देख लीजिए। वो आर्म फोर्सेस के बड़े मुखिया थे, उनको टिकट नहीं मिला इस बारी। हो सकता है वो कहीं के एम्बेसडर बन के जाए कोई पोस्ट पर, हो सकता है तरनजीत सिंह संधू जीत गए तो मोदी 3.0 में he'll be a deputy foreign minister, which will be a great boon and asset for India. बिल्कुल, और उसका अनुभव भी मिलता है, उनका जो उनका अनुभव है, पिछला अनुभव है, उससे फायदा भी मिलता है, फायदा भी मिलता है। बिल्कुल सही कहा। सर्वे का चौथा सवाल ले लेते हैं, नौकरशाहों के चुनावी राजनीति में आने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? 58% लोगों का यह मानना है कि सिस्टम की जानकारी होती है, 13% लोगों का मानना है कि प्रशासनिक दक्षता होती है, 17% लोग मानते हैं अनुशासित कर्मठ नेता बन सकते हैं, और 12% लोगों का इस पर कुछ भी कहना नहीं था। त्रिपाठी जी, आपकी राय। हिमांशु त्रिपाठी। उनको अच्छा अनुभव रहता है, क्योंकि लगातार वो अपने करियर में जिस तरह से पब्लिक डीलिंग में जुटे जाते हैं, जो आईपीएस आईएएस होते हैं, तो सीधे सीधे जनता हर दिन उनके यहाँ आती है और हर विभाग से जुड़ी समस्याएं लेकर के आती, खासतौर से डीएम के यहाँ। इसके अलावा आईपीएस के यहाँ भी यही हाल होता है।
तो ऐसे में उनको कोई मतलब बेवकूफ नहीं बना सकता, सीधे शब्दों में कहे। जब वो नेता बन जाते हैं और वो जनता के किसी काम के लिए किसी डीएम को फोन करेंगे या कहीं भी करेंगे अधिकारी के पास, तो अधिकारी उनको कानून में उलझा नहीं सकता, क्योंकि उनको सब कुछ मालूम है। तो सारी जानकारी होती है, तो अधिकारी उनको आसानी से गुमराह नहीं कर सकता। और जनता की उम्मीद बढ़ जाती है कि ये सिस्टम में रहे, इनको सिस्टम की जानकारी है, तो सिस्टम से काम कराने की क्षमता भी अधिक हो जाती है उनके अंदर। इसलिए उनके अनुभव का सीधा सीधा फायदा जो है जनता को मिलता है, नजर आता है। और तमाम उदाहरण भी है, चाहे उत्तर प्रदेश हो या दिल्ली हो, जहां सिस्टम में रह करके जो खामियां थी उसको दूर करने का प्रयास जो है बड़े बड़े नेताओं ने किया है, जो पहले कभी आईएएस रहे, आईआरएस रहे, और जब राजनीति में आए, चुनाव जीते, उसके बाद जो है आसानी हुई उनको अधिकारियों से काम कराने में। ये बड़ा सवाल है। सर्वे का 5वां सवाल, क्या पार्टी ज्वाइन करने वाले अफसर अपने कार्यकाल के दौरान राजनीतिक पार्टी को फायदा पहुंचाते हैं? 66% लोगों ने कहा कि हाँ पहुंचाते हैं, 19% लोगों ने कहा नहीं पहुंचाते, 11% लोगों का मानना था कि कुछ हद तक पहुंचाते हैं, और 4% लोगों ने इसमें से किसी भी विकल्प को नहीं चुना है। इसी का सवाल और इसी का जवाब मोहम्मद अमीन साहब। नहीं, देखिए, ऐसा मैंने पहले ही कहा कि स्टूडेंट लाइफ से ही एक आदमी की सोच बनती है। लेकिन जहाँ तक सवाल है, देश में जो शपथ लेते हैं और काम करने के लिए जब सरकारी ऑफिसर पोस्ट होते हैं, तो वो नियम का कायदे कानून लगाते हैं। हो सकता है कि थोड़ा बहुत फेवर, यानी किसी काम देर से या जल्दी से हो जाए, तो अगर वो जिस विचारधारा को सोच रखते हैं, उनके कामों को जल्दी से जल्दी हो सकता है जल्दी से कराते हैं। और जहाँ तक सवाल है, वो अपने आप से काम नियमों के अंतर्गत काम होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो किसी का बहुत ज्यादा फेवर करते हैं, क्योंकि उन्हें शासन चलाना है, देश चलाना है। और ऐसा बिल्कुल मैं नहीं मानता कि वो उस पार्टी से बिल्कुल इन्फ्लुएंस्ड होकर ही काम करते हैं। हाँ, काम करते हैं, लेकिन गलत काम नहीं करते हैं, फेवर में ही काम करते हैं और उचित काम किया जाता है। जहाँ तक सवाल, अभी एक शुरू में आपने बात की थी कि या प्रोफेसर और लेक्चरर जो होते हैं वो रहते हुए इलेक्शन लड़ते हैं, फिर सर्विस में आ जाते हैं। अगर अमीन साहब गलत काम नहीं करते तो फिर लोगों के घर से करोड़ों रुपए क्यों निकल रहे होते अधिकारियों के घर से? पुलिस उनके खिलाफ, ईडी उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों करती है? अच्छा, नहीं, वो गलत है ऑलरेडी, ऐसा नहीं है। वो करप्ट ऑफिसर्स हैं और कुछ ईमानदार भी ऑफिसर्स आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ईमानदार, इसमें कोई शक नहीं है जी, बहुत ही ऑनेस्ट मिलेंगे। उनमें मैं भी अपने को कह सकता हूँ, बड़ी संख्या इलेक्शन कमीशन में आया, ऐसे नहीं सेलेक्ट होता है इलेक्शन कमीशन में। ईमानदार ऑफिसर जिनकी सीआर अच्छी होती है, डोजियर अच्छा जाता है, हर आदमी नहीं आ सकता इलेक्शन कमीशन में। मैं मिनिस्ट्री ऑफ होम में रहा, मैं मिनिस्ट्री फॉरेन में रहा, ऐसा नहीं है। ये सीवीसी की क्लियरेंस भी चाहिए होती है, जो अभी आप कह रहे थे ना, एकदम इमीडिएटली। वो प्राइवेट सर्विसेज के लिए है कि अगर आप एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जाना चाहते हैं या किसी सिविल एविएशन की सेक्टर में जाना चाहते हैं प्राइवेट कंपनी में, तो उसमें ये है कि आपको कूलिंग पीरियड चाहिए होता है 3 ईयर का। हिमांशु भट्ट साहब मेरे साथ। हिमांशु जी, समय का अभाव है, छोटा सा सवाल आपसे पूछता हूं। आपने देखा होगा बड़ी संख्या में बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो रिटायर्ड होने के बाद बड़े बड़े बिजनेस हाउस में बड़े बड़े पदों पर बैठ जाते हैं। वो क्या है? बहुत सारी संख्या है। छत्तीसगढ़ में देखिए, कई सारे आईएएस अधिकारी जेल में हैं। कारण मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री के नजदीक आ जाना, ईडी ने कार्रवाई की, पैसों के तमाम सारे लिंक निकलना। दिल्ली उसके हमारे सामने उदाहरण है, हमारे सामने उदाहरण पंजाब है, हमारे सामने उदाहरण झारखंड है। तो ये क्या है? ये तो देखिए, सिक्के की 2 बाजुएं तो होती ही है। आपको अच्छा लगे बुरा लगे, ये बात स्वीकारनी पड़ेगी। अगर आप एक कॉइन लोगे तो कॉइन के जैसे चिट होती है, वैसे पट भी होती है। और आप जिसकी बात कर रहे हैं वो पट की बात है। मैं चिट की एक बात करके ये शो को पॉजिटिव नोट पे खत्म करता हूं। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो है जयशंकर जी अपनी पूरी जिंदगी भारत के डिप्लोमेट रहे फॉरेन सर्विसेज में। बिल्कुल सही बात। और मजे की बात यह है, 2009 के अंदर जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब नरेंद्र भाई चाइना विजिट पे गए थे और उस वक्त जयशंकर जी वहां पर भारत के राजदूत थे। उस वक्त सरकार किसकी थी? मनमोहन सिंह की। मगर नरेंद्र भाई ने जयशंकर जी को बुला के ऐसा कहा था, मिस्टर एम्बेसडर, आप हमें हमेशा बताइए कहाँ मैं डिप्लोमेटिकली कुछ गलत तो नहीं बोल रहा, आप मुझे टोक दीजिए, आप मुझे इशारा कर दीजिए। और यही है बॉन्डिंग है कि जो बॉन्डिंग जयशंकर जी जैसे ही रिटायर हुए तो जयशंकर जी कैबिनेट में आ गए।
आज फॉरेन अफेयर्स कैसे चल रहा है वो आप सब नहीं, देख रहे इसमें हैं। कोई शक नहीं है कि बहुत से ऐसे देश तो में मेरा कहना- ब्यूरोक्रेट्स हैं ये जिन्होंने भी अपनी होता एक है, अलग ये छाप भी छोड़ी होता है। बिल्कुल अपनी अलग छाप छोड़ी है और एक बड़ी संख्या इस देश में ब्यूरोक्रेट्स की, तभी तो बहुत सुचारू तरीके से कई सारे राज्य चल रहे हैं, देश चल रहा है और अपनी उपस्थिति भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सभी का जो हमारे साथ इस पर चर्चा में बने रहे। कई सारे सवाल थे और